स्टेप्स उठा रही है वो कहीं ना कहीं फेल होते दिखे। टीचर्स तैयार नहीं थे तो इस डिसीजन को किस तरह आगे कैरी फॉरवर्ड किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी के डेस्क तक ही रहा। वो अपडेट डाइट को किया गया है, तब गलत अपडेट ड्रॉप आउट लेंगे कितने बच्चे इसी वजह से एजुकेशन से वहाँ पे फोर्सफुली रख। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किसी भी स्टूडेंट को विशेष हो जाते और लोग ये सोचते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़। एक एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है कि वो चीज़ें ईजी कर का यूज या 400 समथिंग डिस्प्ले हो, उसमें से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर टीचर्स का कोई पोस्ट नहीं है। 2 या 3 टीचर्स पूरे स्कूल को चला। 24 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट 10 से भी कम स्टूडेंट ऑफिसर से खड़ा बैठ के अगर नहीं किया जाता है, वहाँ पे किस तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्ट करती है एक स्टूडेंट से कि वो 3 घंटे का पेपर लिखे, वो भी इतने अपग्रेड करे। यू आर नॉट अपग्रेडिंग स्कूल्स, यू आर अपग्रेडिंग बिल्डिंग्स। उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्कॉलर। लद्दाख अपनी बहुत सारे फाइट्स लड़ रहा है अपने 6 शेड्यूल के लिए, अपने स्टेटहुड के लिए। वहीं पे एक चीज़ जो लद्दाख के शायद लीडरशिप की नज़रों से काफ़ी दूर होते जा रही है, दैट इज़ द लद्दाख की एजुकेशन सिस्टम। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपका और एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जिस हिसाब से लद्दाख स्पेशली करगिल के अंदर स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चों को वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, जिस हिसाब से बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, अपने स्टेप्स उठा रही है, जो पिछले 2 साल से रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, उन रिजल्ट्स को ओवरकम करने के लिए जो भी पॉलिसी, जो भी स्टेप्स उठा रही है, वो कहीं ना कहीं फेल होते दिख रही है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ को जानने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को एक ऑफिशियल यूटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इंप्लीमेंट किया जाता है लद्दाख के ऊपर, और उसके कुछ ही साल बाद सितंबर 2021 पे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2 ऑप्शन दिए जाते हैं लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। या तो आप अपना बोर्ड बनाओ, वरना आप लोग अपने स्कूल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका एफिलिएट करो सीबीएसई के साथ। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद ब्यूरोक्रेट्स एंड स्टेक होल्डर्स, लद्दाख जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये स्टेप उठाती है कि वो एफिलिएट करेगी अपने स्कूल्स को सीबीएसई के साथ। 8 मार्च 2022 पे लद्दाख ये डिसाइड करती है कि एक्सेप्ट 10 और 12 जो भी क्लास होते हैं उनको एफिलिएट किया जाएगा सीबीएसई के साथ। और 8 मार्च 2022 को वो एफिलिएट करते हैं अपने क्लासेस सीबीएसई के साथ। और उस एकेडमिक ईयर पे 22-23 एकेडमिक ईयर पे जो क्लास 10 और 12 का जो रिजल्ट आता है लद्दाख का, वो कुछ इस तरीके से होता है। क्लास 10 का जो रिजल्ट आता है वो 79.95% आता है। वहीं पे जो क्लास 12 का जो रिजल्ट आता है यूटी लद्दाख का, वो आता है 74.83%। आफ्टर 2022-23-24 एकेडमिक सेशन के लिए ये अब इंक्लूडिंग क्लास 10 क्लास 12 दोनों को भी एफिलिएट करते हैं सीबीएसई के साथ। इन दौरान पे जब क्लास 10 और क्लास 12 को एफिलिएट किया जाता है तो उस पर कुछ चैलेंजेस स्टूडेंट्स के लिए भी आते हैं और कुछ चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आते हैं। चैलेंज जो स्टूडेंट्स के लिए आते हैं उनमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि जो सिलेबस थी वो सीबीएसई और जेके बोस की सिलेबस काफ़ी डिफरेंट थी, तो सिलेबस का चेंज हो जाना एक पहला चैलेंज था। नंबर 2 चैलेंज ये आ जाता है कि एक एग्ज़ाम पैटर्न को लेके एक चैलेंज स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है, क्योंकि जेके बोस और सीबीएसई का जो एग्ज़ाम पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एंड थर्ड, माइंडसेट एग्ज़ाम सेशन का चेंज हो जाना और एक चैलेंज था बोर्ड का चेंज हो जाना। ये एक अलग चीज़ें थी कि उसी हिसाब से माइंडसेट को भी चेंज करना, ये और एक चैलेंज था स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पे इन्हीं चैलेंज को ओवरकम करने के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टेप्स उठाती है, जैसे कि विंटर कोचिंग दे देना और कुछ ऐसे स्टेप्स लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन भी उठाती है। थ्रू आउट विंटर को पूरे हॉस्टल्स पे रखा जाता है बच्चों को और वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। फाइनली एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद 13 मई 2024 को सीबीएसई अपना पहला रिजल्ट डिक्लेयर करती है। एफिलिएट होने के बाद यूटी लद्दाख का ओवरऑल जो 10th और 12 का जो रिजल्ट आता है, क्लास 10 का जो रिजल्ट आता है वो होता है 53.08% और जो क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 41.61%। अगर इसी रिजल्ट को देखा जाए कि करगिल डिस्ट्रिक्ट का कितना है, लेह डिस्ट्रिक्ट का कितना है, व्हेन इट कम्स टू लेह डिस्ट्रिक्ट क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है वो 72.13% होता है। व्हेन इट कम्स टू करगिल डिस्ट्रिक्ट ये जो रिजल्ट होता है वो होता है 45.2%। वहीं पे क्लास 12 के अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो लेह डिस्ट्रिक्ट का जो रिजल्ट रहता है वो आपका 56.47% रहता है। वहीं पे जो करगिल डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करेंगे तो वहाँ 12 का जो रिजल्ट आता है वो आपका 35.3% होता है। जब मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं तो जब वहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिफेंस ऑफिसर्स को जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख का रिजल्ट इतना ख़राब क्यों, इतना पुअर रिजल्ट क्यों है, तो वो कुछ रीजंस देते हैं कि जैसे कि कुछ रीजंस पे वो कहते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम सीबीएसई था, इसकी वजह से हमारा रिजल्ट ख़राब आया है। हमारे जो बच्चे थे उनका माइंडसेट तैयार नहीं था। हमारे जो टीचर्स थे वो इस नए चेंज को एडप्ट नहीं कर पाए। हमारे स्टूडेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस सीबीएसई के अंदर होते हैं उनको एडप्ट नहीं कर पाए। इसी तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न का भी वो कहते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न का नया होना जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट ख़राब आए। तब लोग भी समझते हैं कि चलो फर्स्ट टाइम सीबीएसई थे तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक्चुअली तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए थ्रू आउट एक ईयर अगर बनता है तो
एक ईयर पे किसी भी एग्ज़ाम के नए पैटर्न को व्हेन इट कम्स टू सीबीएसई, तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स आपके अवेलेबल होते हैं कि वहाँ से आप देख के एग्ज़ाम पैटर्न का पता कर सकते हो। और रही टीचर्स की बात, तो जब ये डिसीजन लिया गया था तब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 40 टीचर्स को भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए दिल्ली पे, ताकि वो ट्रेन हो जाए और वहाँ पे सीबीएसई के नॉर्म्स को, सीबीएसई पे किस तरह पढ़ाया जाएगा, वो सब ट्रेनिंग के लिए टीचर्स को भेजा। तो यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि अगर आपके टीचर्स तैयार नहीं थे तो इस डिसीजन को किस तरह आगे कैरी फॉरवर्ड किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। कि टीचर्स ही तैयार नहीं हो तो वो जेन्युइन बात है कि स्टूडेंट्स का लॉस ही होने वाला था। जब पे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के जब रिजल्ट ख़राब होता है तो उसके बाद लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टेप्स उठाती है। चीजें करने वाले हैं। जो 10th और 12th में जो बच्चे पास नहीं हुए हैं उनको एक और मौका देंगे कि दोबारा रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह अटेंड करें अपने स्कूल को, और वो ड्रॉप आउट ना करें। इनका ये कंसेप्ट था कि ताकि बच्चे स्कूलिंग से दूर नहीं रहे। एंड स्टेप जो कहीं ना कहीं लगता है कि वो सिर्फ मैगजीन्स तक ही रहा, या मीटिंग्स तक ही रहा, या पेपर्स तक ही रहा, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के डेस्क तक ही रहा, वो ये डिसीजन था कि जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं बच्चों के लिए, हर यूनिट बना के पढ़ाई, हर यूनिट के लिए एक टाइम दिया जाएगा टीचर्स को, जिसके अंदर उनको पढ़ाना है बच्चों को और उसका रिवीजन कराना है, ताकि एक हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहे सब लोगों की कि इस समय के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, और उसके ऊपर बच्चों को 1-2 बार उसका रिवीजन या उसके ऊपर उसका एग्जाम भी हो जाना चाहिए। इन स्टेप्स के बाद 24-25 सेशन पे जो रिस्पॉन्स देखने को मिला, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, बट ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मैगजीन्स मीटिंग्स तक ही सीमित रही, बट जो रिस्पॉन्स आया वो इसके क्लियरली अपोजिट था। तो मेन एग्ज़ाम आने से पहले कुछ प्री बोर्ड एग्जाम्स लिए गए जिन पे देखा गया कि बच्चों की सिलेबस कवर नहीं थी। फॉर एग्जांपल इस बार 6 चैप्टर्स की आपको टेस्ट देनी है, तो 4 चैप्टर्स आपके कवर हैं, तो आपकी टेस्ट ली जा रही है 6 चैप्टर्स की। उससे यही चीज़ पता चलती है कि या तो जब अपडेट डाइट को किया गया है तब गलत अपडेट किया गया है, कि ये दिखाया गया है डाइट करिकुलर और हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एजुकेशन को ये दिखाया गया है कि जो भी आपका जो सिलेबस जो चल रहा है वो परफेक्ट एज़ पर द शेड्यूल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा था कि डिवाइड करेंगे, इसे टाइमलाइन के हिसाब से ही चलेगा। तो या तो ये इंडिकेट करता है कि जो अपडेट आगे दी गई है हायर अथॉरिटीज़ को, जो ग्राउंड लेवल से अपडेट दी गई है, वो अपडेट गलत अपडेट दी गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये पता चला कि उनकी सिलेबस कवर नहीं थी, फिर भी मिड एग्ज़ाम्स लिए गए। इवन आज 2025 पे जो कुछ महीने पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स लिया गया था कि उस पर भी सिलेबस कवर नहीं है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पेंडिंग है, बट स्टिल एग्ज़ाम्स पूरे चैप्टर्स के लिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट जिनकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो गए, तो उस पर यह स्टेप उठाती है कि उनका जो सेंटर होता है वो करीब 60 किलोमीटर से भी प्लस डिस्टेंस पे रखा जाता है। जो स्टूडेंट इस द्रास के हैं उनका जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम सेंटर होता है वो करीब करगिल के अक्चमल साइड, रिस्पॉन्स साइड रखा जाता है। इस इट फेयर कि एक सिस्टम का ये होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है कि वो चीज़ें ईजी कर देती है, एक स्टूडेंट के लिए ईजिली एक सेंटर अवेलेबल कर देगी, उनको चीज़ें ईजी कर देगी, सो दे कैन ईजिली क्या कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ें काफ़ी उल्टा होती हुई हर चीज़ पे दिखती है, नॉट ओनली इन एजुकेशन। इस इट फेयर कि स्टूडेंट्स को जिनकी सप्लीमेंट्री आई है उनका एग्ज़ाम सेंटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर रखा जाए। कितने बच्चे इसी वजह से ड्रॉप आउट लेंगे, कितने बच्चे इसी वजह से एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, वो एक क्वेश्चन रहता है। जो कि इसी साल भी जो भी सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स हुए उन बच्चों का भी अगर हम देखेंगे तो उनके भी एग्जाम सेंटर्स रखा गया है वो करीब 60 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस पे रखा गया है। इज इट फेयर? दूसरी चीज़ है, जब भी हॉस्टल पे बच्चों को रखा गया 24-25 सेशन के लिए बच्चों को हॉस्टल्स पे रखा गया है विंटर कोचिंग के लिए, वहाँ पे फोर्सफुली रखा गया है। हॉस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे बच्चों को फोर्स किया गया। इवन कि बच्चों को यहाँ तक कहा गया कि अगर आप हॉस्टल्स पे नहीं रहते हो, अगर आप विंटर कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो, अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हो, तो आपके एग्ज़ाम्स के जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपका एडमिट कार्ड होता है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, या स्कूल्स के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें भेजी जाती हैं वो आपके वेरीफाई नहीं करेंगे, स्कूल उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। क्या ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि अगर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है तो ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी, ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी? क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है? क्या ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि किसी भी स्टूडेंट को आप फोर्सफुली रखोगे? फाइनली इसी तरह पूरा 24-25 सेशन चलता है लद्दाख के अंदर और एग्ज़ाम भी हो जाता है बच्चों का। 13 मई 2025 को CBSE अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, जो कि सेकंड टाइम होता है लद्दाख के लिए आफ्टर एफिलिएशन विद CBSE करने के बाद जब सेकंड टाइम रिजल्ट आता है। तो यूटी लद्दाख का जो क्लास 10th और क्लास 12 का रिजल्ट, क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 71%, एंड व्हेन इट कम्स टू क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो आपका 47% होता है। अगर इसको हम सेपरेटली देखेंगे
करेंगे, पर्टिकुलरली अगर हम कारगिल की बात करेंगे तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 68.7% और क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 45% रिजल्ट होता है। जब आफ्टर रिजल्ट ईसी सर, सीईओ सर से जब इंटर करते हैं वॉइस ऑफ लद्दाख, ये पूरा इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो इस पूरे इंटरव्यू पे सर से जब क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सर 2 साल से कंसिस्टेंटली अगर एज कम्पेयर टू ले ही देखा जाए तो हमारा रिजल्ट खराब आया है, वो क्यों आ रहा है। सीईओ कारगिल एसडी नमगिल सर कहते हैं कि रिजल्ट को अच्छे रिजल्ट इम्प्रूवमेंट लाने में जिन्होंने योगदान दिया, सहयोग दिया, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं, क्योंकि इस साल जो रिज़ल्ट था पिछले साल के बनिस्बत इस साल हमारे रिज़ल्ट में काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले साल हमारे ये जो 10th क्लास का रिज़ल्ट जो था उसमें वो उस टाइम लास्ट ईयर जो था 45.2%, तो इस साल जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस साल 68.7% है, तो इसमें पिछले साल के बनिस्बत इस साल जो है 23% का इस साल हमारे रिज़ल्ट जो है इम्प्रूव हुआ। और 12th का उसी तरह से ठीक, पिछले साल हमारा 35% था, इस साल हमारा 45% है। तो ये मुझे ये जो 5% का 12th क्लास में ये जो इम्प्रूवमेंट आया है और ये 10th क्लास में जो 23% का जो रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आया है, वो मैंने कहा मुझे लगा ये बहुत ही एक खूबसूरत और एक बहुत अच्छा और एक बहुत वैलिड इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इस तरह का जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और बहुत वैलिड इम्प्रूवमेंट होता है। तो हमारे पास ना कोई मॉडल पेपर थे, क्योंकि हम पहली दफ़ा सीबीएसई में शामिल हो रहे थे, सीबीएसई एग्ज़ाम दे रहे थे। फर्स्ट जब 2024 पे रिजल्ट खराब आया था तब कहा गया था कि फर्स्ट टाइम सीबीएसई थी, पैटर्न का पता नहीं था। व्हेन इट कम्स टू 2025 आपका पैटर्न का भी आपको पता होगा, आपका सीबीएसई फर्स्ट टाइम था नहीं और आप पूरे सीबीएसई सेंटर्स किस तरह रहते हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरह रहता है, एक माइंडसेट किस तरह होगा, वो एक साल पे एटलीस्ट तैयार हुआ होगा। तो ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के टर्म्स को यूज़ करके, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी मान लीजिए पहले 35% था, फिर 90% चला जाता है, उसमें फिर वो एक सस्पिशन भी रहता है, इतना ऐसे कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ये कोई आपका शेयर बाज़ार नहीं है या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ फॉर एग्जांपल आपकी कहीं से इनकम की बात हो रही है। इनकम की बात पे अगर आपकी इनकम सडनली इंक्रीज़ होती है तो लोग थोड़े से क्वेश्चंस करने लगते हैं कि ये अचानक इनकम सडनली किस तरह इंक्रीज़ हो गई, कहीं 2 नंबरी की होगी, कहीं मतलब रिश्वत टाइप का, कई तरह चीज़ें कंसेप्ट पे पिक्चर पे आ जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट, अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता 35 से 70% या 80% हिट कर जाता क्लास 12 का रिजल्ट, लाइक इसी तरीके से अगर क्लास 10 का रिजल्ट भी देखा जाए तो अगर ये भी अच्छा खासा 90s हिट कर जाता, तब कोई डाउट नहीं करता। लोग यही सोचते कि भाई जो पहली बार सीबीएसई था उसके बाद लर्न किया है हमने और इन चीज़ों को हमने जो गलती हमसे 2024 पे हुई है इन चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया है और हमने जब इम्प्लीमेंट किया तो एटलीस्ट लोग ये बिलीव करते हैं कि सिस्टम हमारा स्ट्रांग है। कुछ चेंजेस की वजह से हम थोड़ी देर डगमगा गए थे, बट जब एक बार वापस से हमने इन चीज़ों को पकड़ लिया तो हमने इन प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर लिए। इस टर्म्स को यूज़ करके एटलीस्ट आप लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका सकते हो कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली ये कोई सेंस नहीं बनाता है। दूसरी एक चीज़ की बात करते हैं कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंटर में इतने सर्दी के बावजूद में इतना क्लास चलाया था सर, 2 साल से रिमेडियल क्लास चल रहे हैं सर। वो बहुत देखने को मिल रहा है, जैसे अभी जो 23% और 5% का जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर ही इसी वजह से है। क्योंकि जब हमने बच्चों से बात की तो वहाँ से पता चला कि जो भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम पास हुए हैं उन्होंने या तो हॉस्टल को फर्स्ट मंथ के बाद लीव किया था या तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। 2 रीजंस हो गए, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे बच्चों को फोर्स किया गया था कि ये धमकी देते हुए कि आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए वो आगे वेरीफाई करने के लिए नहीं भेजेंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सेप्ट करती है कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये इम्प्रूवमेंट की जो रीज़न है आपके रिमेडियल क्लासेस हैं, तो एक डाटा ज़रूर होगा लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास एटलीस्ट, क्योंकि वो ट्रेस कर पाए कि आपके विंटर कोचिंग की वजह से कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो एक डाटा ऐसा होगा कि जिस पे जो बच्चे विंटर कोचिंग्स ज्वाइन किए हैं उनका क्या रिजल्ट है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनका क्या रिजल्ट है, ताकि कंपेयर कर सके और वहाँ से एक आइडिया मिले कि क्या विंटर कोचिंग हेल्प कर रही है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स हमने विंटर कोचिंग को लेके बहुत पहले भी देखा है कि एकेडमिक ईयर 24-25 था उस, और वहाँ पे ये देखने को मिला कि मैक्सिमम जब भी विजिट करने जाते थे एजुकेशन ऑफिसर, ईसी सर हो चाहे दूसरे ऑफिसर्स होते, वहाँ पे अक्सर एक चीज़ बताया जाता था कि लोगों के द्वारा कि सर यहाँ पे खाली गरीब के बच्चे हैं तो ये तो चलनी चाहिए। तो ये क्या हम उस डायरेक्शन पे भी ले सकते हैं इस चीज़ को कि
जो भी बच्चे वहाँ पे हॉस्टल ज्वाइन कर रहे थे कि वो वही बच्चे थे जो किसी भी वजह से जो बाहर जाके ट्यूशन्स नहीं ले सकते थे या किसी ट्यूशन सेंटर को वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे फ़ी पे करने की, वट एवर द रीज़न, क्या वहीं बच्चे वहाँ पे बैठे थे? अगर वहाँ पे बैठे वो बच्चे थे तो कितनी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड किया गया, ये भी एक क्वेश्चन रहना चाहिए। और एक चीज़ सर कहते हैं कि 2024 पे हमारे पास मॉडल पेपर नहीं था, बट व्हेन इट कम्स टू 2025 पे भी आपका रिजल्ट इतना इंप्रूव नहीं हुआ है। जिस रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रही है लद्दाख के, एटलीस्ट सेलिब्रेशन के लायक रिजल्ट नहीं है। और एक चीज़ कहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर्स को स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम बन जाती है। जाहिर सी बात है, ये सही बात भी है कि एक एग्ज़ाम प्रेशर रहता है आपका। इसी सर की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन सर जब बात करते हैं, मीडिया से इंटर करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यूटी लद्दाख के जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे संजीव खिरवार सर हैं, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मैडम बानो प्रभा जी है, फिर हमारे काउंसिल का चेयरमैन डॉक्टर जाफर साहब हैं और एमपी लद्दाख, फिर इसके बाद हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पलदन साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर एसडी नमगल साहब, फिर इसके बाद जो आपके 26 काउंसिल कंस्टिट्यूंसी से उनके जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से ख़ासकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज के, फिर उनके जो टीचिंग स्टाफ है, मैं उन सबों को अपनी तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और करगिल के पूरे कौम की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर ये लोग हमें साथ नहीं देता तो आज हमें 10th क्लास के रिजल्ट सबों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसने फंड्स दिए, इसने ये किया। जितने हम कॉन्ग्रेट्स करते हैं क्या उतने हम रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। व्हेन इट कम्स टू 10 क्लास के रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो 71%। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये दिखने में थोड़ा बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 12, बट अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो उन पे वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो जस्ट क्वालिफाई किया है क्या या 50% बिलो परसेंटेज लेके क्वालिफाई किया है, जो इन बच्चों को पासिंग मार्क्स और इस परसेंटेज पे इंक्लूड करती है, बट आगे जाके इनको ज़्यादा हेल्प करने वाली नहीं है। इसी सर एक चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आज अगर वही बच्चे, ये सारे बच्चे, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ, इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है आपका नीट, आपका जेडब्ल्यू, ये सारे जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स है वो आसानी से ये लोग क्वालिफाई करेंगे। बट यहीं पे सवाल ये बनता है कि उनकी परसेंटेज बहुत सारे स्टूडेंट्स की इतनी है नहीं है कि वो एलिजिबल भी हो पाएंगे इन एग्ज़ाम्स के लिए। नीट के लिए आपको 50% ज़रूरत पड़ता है। व्हेन इट कम्स टू जेईयू नीट एटलीस्ट 65% आपका होना चाहिए, सो आप जाके किसी IIT, NIT एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे आप एडमिशन ले पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 33 प्लस और 50 से बिलो इसी नंबर के बीच में है, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर जेईई, नॉट एलिजिबल फॉर नीट। तो सो ये कहना कि जो पास हो गए वो आगे जाके डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे IIT, नीट, बट इनके पास परसेंटेज इतना नहीं है कि वो आगे जाके एलिजिबल भी हो पाएँ इन एग्ज़ाम्स के लिए। कहते हैं कि तो कोशिश एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहेगा कि इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी को भी पैरेलल में लेके चले। हमारे लिए ये ज़रूरी है। एक टीचर का स्कूल के अंदर अगर वो टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ाता है तो उस टीचर की कोशिश ये नहीं रहता है कि वो 12 महीने के सिलेबस को 1 महीने के अंदर कवर करे। टीचर की कोशिश रहता है बच्चे को पढ़ाए कम, लेकिन जितना बच्चे को पढ़ाते हैं वो सही तरीके से पढ़ाए। ये है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, ये है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। हम अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, LHDC, UT एडमिनिस्ट्रेशन अगर इम्प्रूवमेंट के पीछे पड़े तो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रेजुअली इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी तो वी विल कंप्रोमाइज विद क्वांटिटी। वी हैव टू गो विद बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो इट डजंट मीन्स कि आप पूरे थ्रू आउट द ईयर क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे एक ही चैप्टर पढ़ाओगे या 4 चैप्टर पढ़ाओगे। जब क्वालिटी की बात आई तो एटलीस्ट आपको इतना टाइम लाइन, जिस हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसी टाइम लाइन के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बराबर दी जाए। तो इसी सर का कहना है कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे, दैट्स वाई हमारा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो ये शायद इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कोई सेंस नहीं बनता है कि यू आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन तो दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द क्वांटिटी ऑफ दैट एजुकेशन। सो यू हैव टू फिल बोथ, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, दोनों हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फोकस क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर रखेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस होनी चाहिए, बट एक सर्टेन टाइम के लिए
क्वालिटी एजुकेशन का फोकस का ये मतलब नहीं कि आप पूरे एक चीज़ को 1000 बार कर रहे हो या एक चीज़ पे इतना डीप जा रहे हो कि बाकी पूरी चीज़ें पेंडिंग रह रही हो, क्योंकि एटलीस्ट एट द एंड अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, रिमेनिंग चैप्टर से भी आपको करने चाहिए। सो क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ साथ किसी ना किसी तरीके से हमें मैनेज ही करना होगा। सो ऐसा भी नहीं है कि लद्दाख के लिए फ़र्स्ट टाइम सिलेबस अलग से डिज़ाइन करके CBSE ने दिया होगा। बहुत सारे जितने भी स्टेट्स हैं जो एफिलेटेड विद CBSE हैं उनके लिए भी सेम सिलेबस है, तो वो क्वालिटी विद क्वांटिटी कवर कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। इवन कि अर्थ न्यूज़ के अगर इस आर्टिकल को देखा जाए तो लद्दाख चंडीगढ़ रीजन पे सबसे लवेस्ट पे आ जाता है। अंडर CBSE का हर जो रीजन होता है तो चंडीगढ़ रीजन के सबसे लवेस्ट पासिंग परसेंटेज पे लद्दाख आ जाता है। इसी सर ने कहा था किस्मती यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल के अंदर जो है वो अंडर स्टाफ है। हमारे पास रिसोर्स पर्सन की बहुत ही फुकदान है, तो हम हर स्कूल की नीड को मतलब पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आज हर मिडिल स्कूल में आज अगर हमारे पास रिसोर्स पर्सन है तो वो पहले वाला रिसोर्स पर्सन है। अभी तो किताबें भी चेंज हुआ है, बहुत सारे मतलब स्कूल्स में हमें ये वाला इशू भी आ जाता है। दूसरी बात जो है, आप किसी भी स्कूल में जाओ, वो करगिल के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां आपका सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत सारे स्कूल हैं जहां हमें टीचिंग स्टाफ की बहुत ही कमी है। ये लैक ऑफ टीचर्स, जाहिर सी बात है लास्ट फ्यू ईयर से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है तो टीचर्स की शॉर्टेज ज़रूर है। इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इस चीज़ को भी LG लद्दाख हो, चाहे जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हो, LHDC करगिल हो, चाहे LHDC लेह हो, दोनों को ये टैकल करना पड़ेगा और इस पे काम करने की बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप 1 साल डिले करोगे तो मतलब आप अपने फ्यूचर के कहीं 1000 कहीं 2000 बच्चों को बलिदान दे रहे हो, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है आपके फ्यूचर के साथ। 1 साल आप डिले करते हो तो मीन्स 1 साल एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को आप टीचर नहीं दे पा रहे हो, तो एक क्वालिटी एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हो, ना उनकी क्वांटिटी फुल हो गई। लैक ऑफ टीचर्स ज़रूर एक कमी है, इस चीज़ को देखना होगा लद्दाख LHDC लेह LHDC करगिल के द्वार पर। बट अफसोस की बात ये है कि रिसेंटली जो पोस्ट्स निकले हैं आउट ऑफ 800 समथिंग पोस्ट्स में से जो 300 या 400 समथिंग डिस्प्ले हों, उसमें से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर टीचर्स का कोई पोस्ट नहीं आया है। जबकि हमारी एजुकेशन सिस्टम को इतनी नीड है कि हमारे टीचर्स फुलफिल नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके टीचर्स हैं ही नहीं। बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं कि जहाँ पे 2 या 3 टीचर्स पूरे स्कूल को चला रहे हैं। तो टीचर जब हमें ज़रूरत है टीचर्स की, तो इस पे सीरियस नोट पे अगर हम नहीं सोचेंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके हमारे फ्यूचर के लिए बन सकती है। 25 मई 2025 को एक मीटिंग के द्वारा पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भानु प्रभा में एक मीटिंग करती है, जिस पे वो क्लियरली गाइडलाइंस देती है टीचर्स को कि जो ग्राफ है उस पर हम डिक्रीज वाला डेप्थ हम देख नहीं सकते हैं। गाइडलाइंस देती है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाए, कम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन बैंक एक बनाया जाए और विथ आंसर्स, मॉडल आंसर्स के साथ साथ। और दूसरा, जो टीचर्स होते हैं वो एवेलेट करें रिजल्ट्स को क्रिटिकली और उन पे अपने स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करें सो कि इम्प्रूवमेंट का एक मौका मिले। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी देखा जाए तो जिस हिसाब से रिसेंटली प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें भी सिर्फ पेपर पेन तक ही रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हुई है। रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उनमें जब बच्चों से बात किया तो पता चला कि सिलेबस कवर नहीं था। 1 या 2 दिन पहले टीचर्स बता रहे हैं बच्चों को कि आपके एग्ज़ाम पे ये भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको ये भी पढ़ना होगा। जिन चैप्टर्स को पढ़ाया है उसमें से कुछ टॉपिक्स को भी स्किप किया गया है। सो ये ग्राउंड रियलिटी है आफ्टर इंटरेक्ट विद द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इस रिजल्ट को हम पूरी तरीके से अगर एनालाइज करें, जिस हिसाब से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस हिसाब से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन ऑफिसर्स और डिफरेंट कांग्रेट्स कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर हम इस पूरे रिजल्ट को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो उसमें से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे क्लास 10 की रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 117 स्कूल, सेकेंडरी हाई स्कूल्स दोनों को मिला के 117 स्कूल्स का रिजल्ट आउट किया गया है। 30 स्कूल्स 117 स्कूल में से 30 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका जो स्कोरिंग रेट है वो 100% है, जिनका जो रिजल्ट है वो 100% है। बट इसी 30 में से 24 स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पे 10 से भी कम स्टूडेंट्स हैं इन्हीं क्लासेस पे, क्लास 10 और क्लास 12 के। उनमें से भी 6 स्कूल्स ऐसे हैं 20 बच्चों में से भी कम बच्चे हैं, 20 से भी कम बच्चे जिन पे हैं। मीन्स आउट ऑफ 30 स्कूल्स जिनका 100% रिजल्ट है, 24 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चे 10 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। और मतलब उसी क्लास पे 10th और 12 की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली।
10 से भी कम बच्चे उस क्लास पे हैं एंड 6 स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे 20 से कम बच्चे हैं। क्या आप इतने छोटे सैंपल को लेके हम डिसाइड कर सकते हैं क्या कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो सिस्टम है वो सही है? या हम ये भी सोच सकते हैं कि जो ये 10 बच्चे पास होकर 100% हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये वो 10 बच्चे होंगे उनमें से कि 4 या 5 या 6 बच्चे बाहर जाके पढ़े होंगे, 6 बच्चे कुछ हार्ड वर्क होंगे, कुछ लाइक दैट। क्या हम इस तरीके से सोचेंगे या ये सोचेंगे कि नहीं भाई ये 100% रिजल्ट है? बट क्या हम छोटे से सैंपल से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम को हम जज कर सकते हैं इस 4 जो 24 स्कूल्स जहाँ पे बिलो 10 बच्चे रहते हैं कि क्या इन्हीं बच्चों से हम जज करेंगे कि हमारा सिस्टम सही है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या उस स्कूल्स के टीचर्स बहुत अच्छे हैं? क्या हम इस हिसाब से जज करेंगे? कुछ ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे इनरोलमेंट अच्छी है बट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। तो इस सैंपल से अगर हम सिस्टम को जज करेंगे तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे फॉल्ट दिख रही है। क्या एक्चुअली हम प्रॉब्लम्स को, कोर प्रॉब्लम्स को क्या आज भी एड्रेस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे कंसिस्टेंटली लास्ट 2 ईयर से रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ रहा है और अकॉर्डिंग टू आवर ऑफिसर्स, चाहे वो एजुकेशन ऑफिसर्स हो चाहे हायर अथॉरिटीज़ हो, उनके हिसाब से उनका कहना है कि सब कुछ सही है। बट अगर सही है तो क्या हम कोर प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहे हैं? जैसे कि हमने इसी सर का भी देखा, हमने CEO साहब का भी अगर हमने इंटरव्यू देखा तो वहाँ उनका कहना है कि टीचर्स, एग्ज़ाम पैटर्न, यही ही कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इफेक्ट होता है। बट द कोर प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे एग्ज़ाम सेशन, जो एग्ज़ाम सेशन पे चेंज होती है, क्या वो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? ये वीडियो आपने देखा होगा। हेलो जी गाइस, ये देखो यार, अभी 12th बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है एंड स्नोफॉल की वजह से उनको कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है, वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। और हमारे SDM सर जो है अपने सर्विस में एक्टिव हो चुके हैं और बच्चों की मदद के लिए फुल एक्टिव हो चुके हैं। एज यू कैन सी अपने गाड़ी में बच्चों को दूर दूर से लेकर आ रहे हैं स्कूल तक सो दैट उनका एग्ज़ाम मिस ना हो। बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 2.5 फीट का बर्फ़ जम चुका है एंड यहाँ पर खेल बस 4x4 का ही है भाई। ये द्रास की है। जब आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम हो रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बर्फ़ की वजह से एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो 10 किलोमीटर अवे रहता है CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से। तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम सेशन पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसके एग्ज़ाम सुबह है तो शाम को या बर्फ़ जब पड़ती है तो उस स्टूडेंट की रात किस तरह गुजरती होगी? क्या वो स्टूडेंट पैनिक नहीं करता होगा? क्योंकि सुबह उसका पेपर है, 10 किलोमीटर उसे चल के जाना है या गाड़ी से जाना है और बर्फ़ भी थोड़ी, हमें वी ऑल नो कि किस हिसाब से बर्फ़ पड़ती है। तो उस सेशन, क्या ये सेशन सूटेबल है लद्दाख के लिए? ये एक ज़रूर बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है और हमें कंपलसरी हमें इस चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि लद्दाख का ऐसा नहीं है कि विंटर सीजन पे पेपर्स का लिखना मीन्स आप कह रहे हो कि आप ऑफिसर्स की अगर हम बात करेंगे तो जिन ऑफिसर से खड़ा बैठ के अगर एक पेपर पे साइन नहीं किया जाता है, वहाँ पे किस तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्ट करती है एक स्टूडेंट से कि वो 3 घंटे का पेपर लिखे, वो भी इतनी ठंड के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे होते हैं, उन्होंने तैयारी की हो रही है, बट उसी दिन पे फॉर एग्जांपल वो सुबह रात को सोए हैं अच्छा खासा तैयार करके, रात को बर्फ़ पड़ गई, सुबह पैनिक कर गए, तो जिसकी वजह से उनका पेपर पूरा ख़राब होता है। इस विजुअल्स को देखने के बाद तो इतना अंदाज़ा आता है कि इतनी बर्फ़ पे अगर पेपर देने कोई जाता है तो जाहिर सी बात है उनके कपड़े गीले होते हैं। वहाँ पे भी सेंटर्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फंड ज़रूर दिए जाते हैं कि आप हीटिंग सिस्टम लगा दो, बट वी ऑल नो व्हाट द एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या रहती है आपके एग्ज़ाम हॉल्स की। तो ये भी पॉसिबल नहीं रहता है कि इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हॉल्स को आप गर्म करोगे बुखारियाँ डाल के, तो ये मैक्सिमम टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम ये बनती है कि वो एटलीस्ट 3 आवर्स का पेपर जो होता है 3 घंटे वहाँ बैठ के ढंग से लिख भी नहीं पाते हैं, उनके हाथ भी जम जाते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी, और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से बीमार भी हो जाते हैं, तो अपकमिंग पेपर्स को भी डायरेक्टली इफेक्ट कर जाए। क्या हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम सेशन क्या एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्या एग्ज़ाम सेशन है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न अब तो 2 साल हुए हैं तो यूज़ टू होना चाहिए इस एग्ज़ाम पैटर्न से, और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पे जितने स्कूल्स चल रहे हैं उन पे भी एटलीस्ट इन पेपर्स को, जो प्रीवियस ईयर पेपर CBSE के पढ़े हो, तो इनको डिस्कस करके एग्ज़ाम पैटर्न को समझाने की ज़रूरत है। क्या हम प्रॉब्लम्स को इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स ही कैपेबल नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे टीचर्स इस लेवल के नहीं हैं कि गो थ्रू मेथड पे, जो CBI जम्मू एंड कश्मीर के टाइम पे जो यूज़ किया जाता है कि क्वेश्चन के आंसर्स लिखवा दो तो वहीं से पास हो जाएंगे, उस मेथड से हटा के कंसेप्चुअल बेस पे पढ़ाना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम सेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें कोर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। इवन कि जब
जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे साथ ही यूटी बनी थी, उन्होंने भी अपना एक सेशन चेंज किया था। जब उनको पता चला कि आउटकम्स नहीं आ रहे हैं इससे, तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कई बार पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि जिस हिसाब से इंटर सेशन को जिस हिसाब से आपने इम्पोज किया है कि वो हमारे वहाँ सूटेबल नहीं है, तो नाउ उन्होंने चेंज भी किया है। बट व्हेन इट कम्स टू लद्दाख कोई भी डिस्कस करता नहीं है। एटलीस्ट हमने एक लेटर लिखा है अभी तक कि एग्ज़ाम सेशन चेंज होना चाहिए, जो हमारी टोपोग्राफी को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे बच्चों को सूट ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा पढ़ के भी जाए तो वहाँ जाके अगर 3 घंटे पे लिख नहीं पाया तो वहीं 3 घंटे डिसाइड करेंगे उन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या किया है। सेकंड चीज़, जो भी बच्चे किसी भी वजह से फेल होते हैं, स्टूडेंट्स किस वजह से फेल होते हैं हमने इस वीडियो पर डिस्कस किया है, आप जहाँ पर जाकर देख सकते हो। और जब भी स्टूडेंट किसी भी रीज़न से फेल होते हैं, तो क्या ये फेयर होगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर से उनके 60 किलोमीटर अवे, 70 किलोमीटर अवे का रख दोगे, ताकि वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसी वजह से वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको उन जगहों का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कहाँ पे इनका एक्चुअली एग्ज़ाम सेंटर है। तो इस वजह से हमारी लिटरेसी रेट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। देखो रिसेंटली कुछ स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि अपग्रेडेशन की बात करते हैं कि अपग्रेडेशन से आप अगर स्कूल्स को अपग्रेड करोगे, स्कूल्स अपग्रेड करने से क्या आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा? अगर आप बिल्डिंग को अपग्रेड करो, यू आर नॉट अपग्रेडिंग स्कूल्स, यू आर अपग्रेडिंग बिल्डिंग्स को आप अपग्रेड करोगे। हाई स्कूल वाली बिल्डिंग को आप कंसिडर करोगे कि ये ऐसे हाई सेकेंडरी है, तो प्राइमरी वाले को आप कहोगे हाई स्कूल है। तो अपग्रेडिंग बिल्डिंग इज़ नॉट ए सोल्यूशन, वी मस्ट नीड टू अपग्रेड ए सिस्टम। हम अगर सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो हम वहाँ से पॉजिटिव आउटकम्स हम निकाल सकते हैं। अब इन बच्चों का नुकसान कहाँ पे होता है? जिन बच्चों ने पढ़ा भी अच्छा खासा है, उसी एक एग्ज़ाम सेशन की वजह से, एक दिन की वजह से वो अच्छा नहीं लिख पाए, जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्कॉलरशिप्स पे। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स लाइक जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं नीट जेईई के लिए, उनके अगर आपने नोटिस पे देखा होगा तो क्राइटेरिया इनका रहता है कि फॉर स्टूडेंट जेईई के लिए जो क्राइटेरिया रहता है, स्टूडेंट इज़ हैविंग 65% या 75% परसेंटेज इन 12। जब आपके स्टूडेंट इस परसेंटेज पे फॉल नहीं कर रहे हैं, वो पास हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट एक अच्छी परसेंटेज उनके पास नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप नहीं बनेगी। रिसेंटली PM++ की काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपके पास इतनी परसेंटेज नहीं है कि आपको कॉलेज मिल सके। सो इन सब के फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर, देखो स्टूडेंट की वजह से भी हो सकता है, पढ़ा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो पे डिस्कस किया भी है स्टूडेंट्स को लेके, बट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे लूप होल्स हमें देखने को मिलती हैं। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस चीज़ों को सीरियस नोट पे सोचे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों पे हमारे स्कूल्स में से ऐसे स्टूडेंट कभी नहीं निकलेंगे कि जो सोचेंगे। उनके पास एक स्ट्रेट माइंड होगा कि यहाँ जाओ, रट्टा मारो, निकल जाओ, या जुगजाक वाला सिस्टम रहेगा। सो इट्स नॉट गुड फॉर अस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सीरियस नोट पे सोचे और जो भी चेंज की ज़रूरत है वो चेंज करें। तो आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।